दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालू करेंगे परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 29। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो दोस्तों सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को, महामना मदन मोहन मालवीय को और भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो सही उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 5वां, बी का 3रा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास से संबंधित है। आपको बताना है 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो सही उत्तर है जहांगीर ने। दोस्तों 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। देखिए बलबन, जिसको हम शार्ट में ऐसे बलबन ही बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था और 1266 से 1287 तक वो सुल्तान के रूप में सल्तनत के हेड पर यानी शीर्ष पर बना रहा। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है और उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्वरी तुर्क था। तो देखिए कई सारे प्रश्न आपको मिल गए यहाँ से। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था और उसको उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है और उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन खां। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? आपको बताना है। तो ये था पाल वंश का शासक धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय रहा ये बौद्ध विश्वविद्यालय था और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी जिसका शासनकाल रहा उसने इसकी स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय के बाद या उसके पतन के बाद बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के अभिलेखीय साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? तो सही उत्तर है एरड़ से। दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरड़ से प्राप्त हुआ है और ये अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, देखिए, महावीर जैन की मृत्यु के निम्नलिखित किस नगर में हुई थी? आपको बताना है। महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची, पावापुरी या समस्तीपुर? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पावापुर में। दोस्तों 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, आपको बताना है। तो ये था अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। दोस्तों लुई फिशर जो था ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था और लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी है। तो लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार थे जो कि अमेरिकी पत्रकार और महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में उनके साथ थे। अगला प्रश्न है, दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? सही उत्तर है 1939। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण की और 1920 में भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए। 1938 में हरिपुरा और वर्ष 1939 में
त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है विधि मंत्री थे, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया था? 1793, 1803, 1813 या 1833? तो सही उत्तर है 1813। दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हालांकि उसके चीन के व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा और इस चार्टर कानून यानी 1813 के चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न बहुत आसान सा है, किसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहा जाता है? तो सही उत्तर है पृथ्वी को। दोस्तों अर्थ इज ब्लू प्लैनेट और इसका कारण ये है कि पृथ्वी पर जल की अधिक उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से इसका रंग नीला दिखाई देता है, जिस कारण इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार यानी प्लेट कौन सा है? तो सही उत्तर है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत पठार है और इसका विस्तार मुख्यतः चीन के तिब्बत क्षेत्र में है और इसी क्षेत्र में पामीर पठार स्थित होने के कारण सर्वाधिक ऊंचाई पर पामीर पठार है, जिसके कारण इसे दुनिया की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ऑप्शन है अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। तो सही उत्तर है दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है और दोस्तों कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश ये हिमालयी श्रृंखला का भाग है, जबकि अरावली नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के दक्षिण छोर यानी सदर्न टिप का नाम क्या है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, भारत के दक्षिणी बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का अगर जो विस्तार के रूप में दक्षिणी छोर देखा जाए तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? जल संभर, जल विभाजक, दोआब या तराई? तो सही उत्तर है दोआब। देखिए दोस्तों दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं और ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है और प्राचीन काल में इसी क्षेत्र के लिए यानी दो नदियों के बीच के भाग को जो दोआब क्षेत्र होता था उसके लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर कृषि उत्पादकता अधिकतम होती थी, जिससे जो राजा होते थे उनके लिए कर संग्रहण आसान होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वित्त सचिव या भारत के प्रधानमंत्री? तो सही उत्तर है भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होते हैं। उसके ऊपर के नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड या जिसको KCC कहा जाता है, इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो सही उत्तर है 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल और आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? आपको बताना है आयकर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या वस्तु एवं सेवा कर यानी GST? तो सही उत्तर है दोस्तों GST। वर्तमान में या 2021-22 के बजट के अनुसार वस्तु और सेवा कर राजस्व में 15% योगदान करते हैं, जबकि आयकर 14%, निगम कर 13% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क केवल 8% का योगदान करता है। तो इस समय केंद्र सरकार के राजस्व के बड़े स्रोत में वस्तु और सेवा कर है। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? ऑप्शन देखिए, अप्रैल 1957, अप्रैल 1951, अप्रैल 1955 या अप्रैल 1956?
तो सही उत्तर है अप्रैल 1957। दोस्तों 1 अप्रैल 1957 से भारत में दाशमिक टंकण प्रणाली यानी डेसिमल क्वाइनेज सिस्टम को अपनाया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास नीति यानी NEDP के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को कहां पर उद्यमिता विकास योजना का शुभारंभ किया गया है? तो सही उत्तर है मिजोरम में। दोस्तों नई अर्थव्यवस्था विकास नीति के अंतर्गत उद्यमिता विकास परियोजना का शुभारंभ मिजोरम में 18 जनवरी 2017 को किया गया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान अधिनियम या कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान यानी लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में माना जाता है? तो सही उत्तर है ये है 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी या लघु संविधान माना जाता है और इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अन्य अनुच्छेदों और प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था और ये परिवर्तन इतना व्यापक पैमाने पर था कि इसको मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 300 क के तहत इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अगर जो प्रस्तावना है तो वहाँ भी प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्री विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है स्थानीय सरकारें। यानी दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी होना है और हमारे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है? अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो ये उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होती है। तो ये अंतिम अपीलीय न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है कहाँ से? जल से, देखिए स्टील से, वायु से या निर्वात से? तो सही उत्तर है निर्वात से, क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए या ध्वनि को चलने के लिए दोस्तों किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ठोस, द्रव या गैस कोई भी माध्यम हो उसमें ध्वनि चल सकती है, लेकिन निर्वात में ये नहीं चल सकती है। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है और इसकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तुओं से होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में रैम यानी RAM का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है जिससे हमें जलन होती है? तो सही उत्तर है ये एसिड है दोस्तों फार्मिक एसिड। देखिए फार्मिक एसिड चींटियों के डंक में उपस्थित तरल मात्रा में होता है और फार्मिक अम्ल के कारण ही चींटी के काटने पर जलन होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा जीके का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये हम लोग बहुत छोटे पे ये प्रश्न पढ़ा करते थे। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी इसका नाम स्टपीज है जो कान में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचक के टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और चेचक एक विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है, और इसके टीके या वैक्सीनेशन का आरंभ एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगला दोस्तों कथन और निष्कर्ष पर आधारित है प्रश्न, तो इसको देखते हैं। कथन निष्कर्ष पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है कथन में कि सभी पार्क जो हैं स्कूल है और कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है। सभी पार्क स्कूल हैं, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है। तो इसमें निष्कर्ष देखिए, कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है, कुछ स्कूल पार्क हैं और कोई भी पार्क कॉलेज नहीं है। तो यहाँ से देखिए कौन सा निष्कर्ष आपको निकलता है, उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर में केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, या फिर सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए निष्कर्ष 1 निकलता है कथन से कि कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है, सही है। दूसरा निष्कर्ष कि कुछ स्कूल पार्क हैं, ये भी सही है, क्योंकि पहले ही कहा गया है आपसे कि कोई सभी पार्क स्कूल हैं, तो कुछ स्कूल पार्क हैं, ये भी निकल जाएगा। और तीसरा है कोई भी पार्क कॉलेज नहीं है, तो कॉलेज एकदम अलग है, तो इसलिए इसके सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर से। देखिए जून 2021 में संपन्न आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण 2019 से 2021 का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया था? तो उत्तर है दोस्तों ये मुकाबला जो है साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खेला गया था, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है 7 मई 2021 को किसने पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों ये हैं एन रंगासामी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के संस्थापक एन रंगासामी ने पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो सही उत्तर है पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री एन रंगासामी बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 30वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर शरद पगारे। दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 के लिए प्रतिष्ठित 30वां व्यास सम्मान दिया गया है, और ये पुरस्कार उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है मई 2021 में विकसित डिप्को वैन क्या है? तो डिप्को वैन क्या है? ये सही उत्तर है कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। दोस्तों डीआरडीओ द्वारा डिप्को वैन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की गई है, और ये 97% की उच्च संवेदनशीलता और 99% विशिष्टता के साथ सार्स कोव-2 वायरस के स्पाइक्स के साथ साथ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। तो डिप्को वैन कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, जिसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मार्च 2021 में संपन्न भारत की पेशेवर फुटबॉल लीगों में से एक हीरो इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर है मुंबई सिटी एफसी। दोस्तों 13 मार्च 2021 को संपन्न भारत की पेशेवर लीगों में से एक हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब मुंबई सिटी एफसी ने एटीके मोहन बागान को 2-1 से पराजित करके जीता। मुंबई सिटी एफसी ने पहली बार इस लीग का खिताब जीता है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से ही है। जून 2021 में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। देखिए ये है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं उनकी सहायता के लिए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, ये दोस्तों उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है मई 2021 में फ्लोरिडा यूएसए में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 में किसे मिस यूनिवर्स चुना गया है? तो ये हैं दोस्तों एंड्रिया मेजा।
फ्लोरिडा में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 में मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स चुना गया है और इसमें भारत की एडलिन कास्टेलिनो चौथे स्थान पर रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2021 में भारतीय राजस्व सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पावड़िया को कहाँ स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों जगजीत पावड़िया को वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है और भारतीय राजस्व सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पावड़िया को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, टिल वी विन के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है टिल वी विन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, ये जो है इसके लेखक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया और डॉक्टर गगनदीप कांग हैं। तो ये इन तीनों ही डॉक्टर्स की संयुक्त कृति है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा टिल वी विन। ये कोविड-19 से पर आधारित जो है पुस्तक है। अगला प्रश्न है SSBC। देखिए ASCBU के द्वारा ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन है? तो ये है दोस्तों, देखिए कौन सा चिड़ियाघर है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क। दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मानक कार्य प्रक्रियाओं के लिए ASCB द्वारा ISO 9001-2015 गुणवत्ता मानक पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है। तो ये है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल पर हिलने लगती है। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है LK आडवाणी। भारत के जो है पूर्व उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक में अपने व्यक्तिगत जीवन की चर्चा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हैदराबाद में। देखिए राष्ट्रीय आहार संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ आहार से मतलब यहाँ राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री या द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो सही उत्तर है अर्जुन पुरस्कार। देखिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा खेलकूद के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत करने की प्रथा 1961 से ही प्रारंभ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है आप जानते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए रविशंकर सितार वादक सही सुमेलित हैं, MF हुसैन तबला वादक सुमेलित नहीं है क्योंकि MF हुसैन चित्रकार हैं, RK नारायण उपन्यासकार सही सुमेलित है और कैफी आजमी कवि हैं। दोस्तों MF हुसैन चित्रकार हैं, तबला वादक नहीं, शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो सही उत्तर है गोवा सरकार द्वारा स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और राजभाषा अधिनियम 1987 में ये प्रावधान है कि कोंकणी राजभाषा होगी जहां मराठी का प्रयोग सभी या किसी भी सरकारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, जीके का प्रश्न है, ओटावा किस देश की राजधानी है? तो सही उत्तर है कनाडा की राजधानी है ओटावा। दोस्तों ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। और ग्रीनलैंड के बारे में एक विशेष जानकारी दे दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंतर्गत शासित द्वीप है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां पर विधानसभा नहीं है?
पांडिचेरी, गोवा, दिल्ली या लक्षद्वीप? तो सही उत्तर है दोस्तों पुडुचेरी में। पुडुचेरी, गोवा, दिल्ली में विधानसभा है, लेकिन लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन विभूषित किया जाता है? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य विषय जीके अथवा जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। जहां भी कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है या कोई प्रश्न में आपको दुविधा है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक लिख सकते हैं। उसका समय मिलते ही उसका तुरंत निदान या निराकरण किया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।